मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व। लाडली बहनों के साथ मनाया पर्व। मुख्यमंत्री ने उज्जैन को दी सौगात। बालाघाट में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर साधा निशाना। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में सुनवाई। मामले में बरी हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। भोपाल पहुंचने पर साध्वी प्रज्ञा सिंह का स्वागत। भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में शिक्षा को लेकर भ्रष्टाचार। कांग्रेस प्रवक्ता ने लगाए आरोप। सरकार से की जांच की मांग। बालाघाट के रजेगांव में हाईवे का निरीक्षण। कलेक्टर ने किया हाईवे का निरीक्षण। कलेक्टर ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में लाडली बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने बहनों को राखी बांधने के बाद में उन्हें गिफ्ट दिया और कहा कि इस महीने से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे। उन्होंने पंवासा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए उज्जैन को एक और सौगात दी है। उन्होंने कहा कि नानाखेड़ा स्थित स्टेडियम में करोड़ों रुपए की लागत से सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ जो है वो बनाया जाएगा, जो हॉकी खेल को बढ़ावा देगा। साथ ही रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को अलावा 250 रुपए मिलेगा। 2028 तक उन्हें हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को भी योजनाओं का लाभ दे रही है। मैं अपने बहनों का पूरा सावन माह राखी बंधवाता हूं और मुझे इस बात का संतोष भी है। सालों से मैं उज्जैन में ये परंपरा रखता था। अब लाडली बहना के माध्यम से तो पूरे प्रदेश में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नरसिंहगढ़ में इस साल इस महीने की खास करके रक्षाबंधन की किस्त हमारी बहनों की वहीं से डलेगी और मैं रक्षाबंधन का बड़ा पर्व वहां करूंगा। लेकिन पूरे प्रदेश में ये आयोजन चल रहा है। इस अवसर पर यहाँ स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में एक राजमाता सिंधिया विजय राजमाता सिंधिया जी स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ के साथ एक हॉकी का स्टेडियम बनाने की भी आज हमने सौगात दी है। उज्जैन के लिए, ये खिलाड़ियों के लिए पूरे प्रदेश की और देश की सौगात रहेगी। सिंथेटिक का एस्ट्रो टर्फ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए उपलब्ध रहेगा। साथ साथ हमारे कई प्रकार के विकास कार्यों का जो भविष्य में सिंहस्थ में उनका लाभ मिलेगा, ऐसे कार्यों की सौगात भी मिलेगी। मैं एक बार फिर प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। इस नाते से भी जब आज मैंने यहाँ एक बेस्ट एंटरप्राइजेस के महिला आधारित उद्योग में रोजगार के लिए जो बहनें काम करती है, लगभग 1500 बहनें उसमें काम करती है और हमारी सरकार प्रति बहन 5000 रुपये महीना 10 साल तक उस फैक्ट्री के अंदर देने वाली है। और केवल ये फैक्ट्री नहीं है, ऐसे प्रदेश भर में रोजगार आधारित उद्योगों के लिए हमारी सरकार बहनों को 5000 6000 रुपये रोज, जैसी इंडस्ट्री है वैसी उनको राशि दे करके बहनों को रोजगार से लगाने की बात भी कर रही है। एक तरफ हम कारखानों में अलग से राशि दे रहे हैं, दूसरी जो लाडली बहना जो हमारे पंजीबद्ध है उनकी राशि भी इस साल हम भाई दूज से 1500 करने वाले हैं। और खासकर रक्षाबंधन पे 250 रुपये की राशि हम अलग से दे रहे हैं और 1250 देने ही वाले हैं। ये हमारा कमिटमेंट है। हर हालत में 2028 तक हम उनको 3000 रुपया उनके अकाउंट में पहुंचाने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सारी बहनों को बधाई। प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है और इस प्रथम दिवस विधानसभा भवन में मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिहार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने प्रतीकात्मक गिरगिट लेकर ओबीसी आरक्षण की अनिवार्यता को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे शामिल हुए। और विधायक अनुभा मुजारे ने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण की अनिवार्यता पर गिरगिट की तरह रंग बदल रही है और इस वजह से भोपाल में विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के साथ प्रतीकात्मक रूप में गिरगिट लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी का 27% आरक्षण उसका अधिकार है। न्याय और समानता के संवैधानिक अधिकार के लिए हम हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। सरकार जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी की, ये लगातार वादे तो करती है लेकिन वादा खिलाफी में ये सबसे नंबर 1 पे है। हम देखें, शुरू से हम बात करें, अगर मैं संक्षेप में ही कहना चाहूंगी कि इन्होंने ना लाडली बहनाओं की अपेक्षा पूरी की,
न किसानों को समर्थन मूल्य की अपेक्षा पूरी की, न इन्होंने गैस के मामले में गरीब बहनों को इन्होंने उज्ज्वला गैस योजना का लाभ दिलाया। 1500 में क्या होता है, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3000 रुपए लाडली बहनाओं को देंगे, और मैं एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरा तो कहना है कि महिलाएं भावुक होती हैं और महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए मैं करती हूँ और करना भी चाहिए, क्योंकि आज महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। उन्होंने सरकार बना दी, आपको सत्ता में ला दिया और उसके बाद आपने महिलाओं के साथ एक तरह से वादा खिलाफी की, तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। सरेराह महिलाओं के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं हो रही हैं। हमारा बालाघाट जिला क्योंकि आदिवासी बाहुल्य जिला है, आपको पता होगा कि जून महीने में 4 आदिवासी बालिकाओं के साथ, जिसमें 3 नाबालिग थी, और उनके साथ सामूहिक रूप से सड़क पर बलात्कार किया गया। बहुत अमानवीय तरीके से किया गया और उसको भी पुलिस प्रशासन पूरा दबा रहा था। जब हम लोग एक्टिव हुए, सक्रिय हुए, गांव में गए और उनको हिम्मत दी, तब जाके उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई। तो कैसी सरकार चल रही है? एक तरफ आप महिलाओं के हितों की बात करते हैं, लाडली बहनाओं की बात करते हैं, लाडली लक्ष्मियों की बात करते हैं, और बेटियां सरेआम उनकी असमत लूटी जा रही है, तो शर्म करने वाली बात है। और मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में सुनवाई हो गई है और इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरी हो गई हैं। आपको बताते चलें कि इस मामले में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहली बार भोपाल भी पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ में भव्य स्वागत किया है। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह का नाम लेना भी खराब है, मुझे फंसाया गया है, जांच के समय मुझे प्रताड़ित किया गया है। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने, मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम, और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। परमवीर को लेकर क्या कहेंगे? एटीएस का चीफ था जो परेशान कर रहा था। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अदम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है उन्होंने। मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी, इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। इस बार चर्चा का कारण है विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के आरोप। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने खुलासा किया है कि विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पर डिग्री कोर्स कराया जा रहा है। हालांकि विधानसभा में आयुष विभाग के मंत्री ने स्पष्ट किया और इस प्रकार कोई कोर्स अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा सूचना के अधिकार के तहत भी ये जानकारी सामने आई है कि विश्वविद्यालय में इस नाम से कोई कोर्स नहीं चल रहा है। बावजूद इसके विश्वविद्यालय ने छात्रों से 25,000 रुपए की राशि वसूलने का आरोप लगाया है। इस मामले ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार से भी इसकी जांच की मांग तेज हो गई है। शासकीय विश्वविद्यालय किस तरह से मध्य प्रदेश के छात्रों और बेरोजगारों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, इसके संदर्भ में मैंने पूर्व में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय किस तरह छात्रों को लूट रहा है, ठग रहा है और किस तरह से गैर मान्यता प्राप्त कोर्स चलाकर उनको झोला छाप आदमी बनाकर सड़कों पर छोड़ रहा है। इस संदर्भ में मैंने
जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो सरकार ने धीरे से जो है वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार का ट्रांसफर कर दिया। हमने जानकारी मांगी तो जानकारी हमें जो है दी नहीं गई। बड़ी मुश्किल से जो है फिर एक अपील में मेरी पेशी होने के बाद उन्होंने जो जानकारी दी है वो जानकारी बहुत चौंकाने वाली और किस तरह की ठगी जो है शासकीय शासन का नाम का शासन के बैनर का मध्य प्रदेश सरकार का लाभ उठाकर ये संस्थाएं विद्यार्थियों के साथ ठगी करने का काम कर रही हैं। इस पर ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आज के ही अखबार में एक खबर छपी है कि किस तरह से ऐसी संस्थाओं से इस तरह के कोर्स करने के बाद जो सरकार की ईएसबी है जिस परीक्षा है उसमें मेरिट में आए बच्चों को भी सत्यापन में अपात्र घोषित कर दिया कि इस तरह के कोर्स मान्यता प्राप्त नहीं है। ये उन्होंने शासकीय यूनिवर्सिटी से कोर्स किए उन्हें जो है और वो मेरिट में आए हैं ईएसबी की परीक्षा में और ऐसे छात्रों को जो है नौकरी से बाहर कर दिया गया, उन्हें सत्यापन में बाहर कर दिया गया, उन्हें नौकरी नहीं मिली। ये सिद्ध करता है कि ये यूनिवर्सिटी किस तरह के जो है झूठे और ठगी के कोर्स चला रहे हैं। कोई प्राइवेट संस्था ये काम करती तो आज वो जेल में होते। खंडवा में गौरव दिवस का दूसरा दिन सांस्कृतिक रंगों से सराबोर नजर आया। नगर निगम चौराहे पर बनाए गए खुले मंच पर कई स्कूलों से आए बच्चों ने निमाड़ी गीतों, गणगौर और पारंपरिक त्योहार पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां दी हैं और कई वेशभूषा में सजे हुए नन्हे मुन्ने बच्चों ने किशोर कुमार की भूमिका में नृत्य कर जनता को भाव विभोर कर दिया। हजारों की संख्या में खंडवा वासियों ने तालियों के साथ इस कार्यक्रम का स्वागत किया है और कार्यक्रम के बीच में बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई है जिसने माहौल को और भी उत्सवमय बना दिया है। गौरव दिवस की यह सांस्कृतिक भव्यता किशोरदा की स्मृति में खंडवा को एक नई पहचान और ऊर्जा दे रही है। आखिरकार ये बात साबित हो गई है कि किशोरदा क्यों थे खंडवा से इतने जुड़े हुए। मुंबई की चमक धमक के बावजूद हर मंच पर उन्होंने गर्व से कहा, मैं हूं खंडवा वाला किशोर कुमार। खंडवा उनके लिए सिर्फ जन्म स्थान नहीं बल्कि आत्मा की पहचान था। खंडवा ने उनके जन्मदिवस को किशोरदा गौरव दिवस के रूप में मनाया और इस आयोजन में किशोरदा के अमर गीतों के साथ साथ एक अनोखा फूड जोन भी था जिसने देश विदेश के व्यंजनों का संगम देखने को मिला। लेखन, लोक संस्कृति और खान पान की झलकियां भी प्रस्तुत की। लॉयंस क्लब, लियो क्लब और इनर व्हील क्लब की महिलाओं ने न सिर्फ स्वादिष्ट स्टॉल सजाए बल्कि अतिथियों को पौधे और पुष्प भेंटकर अतिथि संस्कृति का सुंदर उदाहरण पेश किया और इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और खंडवा की सांस्कृतिक धरा का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला। एएमटी प्रोजेक्ट आवाज गायन प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले और एक भव्य संगीत संध्या का आयोजन 2 अगस्त को समन्वय भवन सभागार भोपाल में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा और आकृति मेहरा द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक मधुर डुएट कृष्ण भजन सुने सबकी मुरली वाला लॉन्च किया गया। इस भजन को अनूप जलोटा की मधुर आवाज और आकृति मेहरा के भावपूर्ण गायन ने विशेष बना दिया है। इस भजन का संगीत एसआर देहरिया द्वारा दिया गया। कंपटीशन है जहां 3 एज ग्रुप के लोग आपस में परफॉर्म करेंगे और उसमें से आज हमें विनर्स मिलने वाले हैं। कहां से आगे से ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर एमपी से हमारे पास रजिस्ट्रेशन आए थे और अभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो मोस्टली भोपाल से हैं। क्या उद्देश्य से आयोजन करने? देखिए, हमारी अकेडमी का तो ये उद्देश्य है कि जो भी अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, अच्छे सिंगर्स हैं, हम उन्हें स्टेज दें, मौका दें और जिन्हें एक्सपोजर नहीं मिल पाता, जो अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो पाती, तो हमारा एक मेन मोटिव ये है कि हमारी अकेडमी को हम एक बहुत अच्छा म्यूजिकल इंस्टीट्यूट बनाएं, एजुकेशन हब बनाएं जहां पे लोग अच्छे से सीख सकें। स्पेशल रूप से हम जो मध्य प्रदेश के टैलेंट हैं जो बाहर निकल के आ जाएंगे, विनर रहेंगे, हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने जा रहे हैं ताकि वो हमारे चैनल में म्यूजिक वीडियो में सिंगिंग और परफॉर्मेंस कर सके।
जैसा कि मुझे पता चला है कि AMNT की जो आवाज प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत ही होनहार बच्चे, बहुत ही सुरीले बच्चे निकल के आए हैं, जैसे कि जज साहब ने बताया। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रकार में मध्य प्रदेश के जो सुपर टैलेंट है उनको अपने में मौका दे पाऊंगा और वो अपनी प्रतिभा को पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर पाएंगे। आपने कई मूवियां बनाई जो बड़ी सफलतापूर्वक गई, क्या संदेश देंगे युवा को? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी क्षेत्र में हमें ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। हमें बस थोड़ा वक्त का इंतजार करना चाहिए और कंटिन्यू प्रयास करते रहना चाहिए। कलेक्टर मृणाल मीना ने 2 अगस्त को अधिकारियों के साथ बालाघाट गोंदिया नेशनल हाईवे क्रमांक 543 पर रजेगांव के पास गत दिवस हुई सड़क दुर्घटना के स्थल का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने हाईवे से रजेगांव में प्रवेश करने वाले स्थलों को देखा और निर्देशित किया है कि बालाघाट की तरफ से आने वाले वाहनों को अंडरपास से ही रजेगांव में प्रवेश करना होगा। इसी प्रकार रजेगांव से बालाघाट की ओर से आने वाले वाहनों को भी अंडरपास से भी हाईवे पर आना होगा। सड़क दुर्घटनाओं के रोकने के लिए इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। देवसर जनपद की नोडिया ग्राम पंचायत में लगभग 6 लाख रुपए की लागत से एक पुल का निर्माण किया गया है और आपको यह भी बताते चलें कि लेकिन ये जो पुल है वो किसी नदी या फिर नाले पर नहीं बल्कि खेतों के बीचों बीच बना दिया गया है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस पुल तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, न ही इसकी कोई उपयोगिता है। यह निर्माण महज निजी स्वार्थ और भ्रष्टाचार का परिणाम लगता है। जब स्थानीय ग्रामीणों ने इस अजीबोगरीब पुल की हकीकत देखी तो उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने पुल की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जिससे यह मामला अब सुर्खियों में है और सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। ये सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र के पास पुलिया निर्माण की बात हो या और बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य हैं जहां उसकी उपयोगिता नहीं रहती वहां काम कराया जाता है, जहां उपयोगिता रहती है वहां किसी का ध्यान नहीं जाता। तो ये जो पुलिया बनी हुई है इसकी उपयोगिता तो हमारे समझ में बहुत नहीं आ रही है। तो मैं वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान ले आना चाहता हूं कि वहां मौके पर जाकर और ऐसे उपयोगहीन निर्माण कार्यों पर अंकुश लगाएं और उसका निरीक्षण करें, कार्यवाही करें, जहां उपयोगिता हो वहां कार्य कराएं। ये तस्वीरें हैं बड़वानी जिले के वैष्णवी कैबिनेट स्कूल की, जहां आज हुआ तकनीक और लोकतंत्र का अद्भुत मिलन। स्कूल के स्टूडेंट्स कैबिनेट चुनावों में बच्चों ने वोट तो डाले लेकिन पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। स्कूल प्रशासन ने इस चुनाव के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर कंपनी की मदद से कस्टम ई-वोटिंग सिस्टम तैयार किया है और सारे छात्र छात्राओं ने अपने पसंद के कैंडिडेट को टैबलेट या फिर कंप्यूटर पर क्लिक कर वोट दिया और इस चुनाव में लगभग सभी कक्षाओं के छात्रों ने हिस्सा लिया है। उन्हें पूरी प्रक्रिया के जरिए लोकतंत्र का वास्तविक अनुभव कराया। परिणाम भी त्वरित रूप से उसी सॉफ्टवेयर द्वारा घोषित किए जाएंगे। प्राचार्य दिनेश शर्मा ने बताया कि हम चाहते थे कि बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी लोकतंत्र को समझें। Yes, we do have the elections for student council every year, but इस बार हमने नया ये किया है कि जो बच्चों का काउंसिल का इलेक्शन हो रहा है वो पूरा इलेक्शन हो रहा है इस बार एक ऐप के थ्रू। अब तक लास्ट ईयर तक हम बच्चों को जो वोटिंग होती है बाय बैलेट पेपर्स वो कर रहे थे। इस बार हमारे पास नया सॉफ्टवेयर आया है जो हमारे स्कूल के लिए एक्सक्लूसिव बना गया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें बच्चों को ऑप्शन मिलेगा हेड बॉय और हेड गर्ल सिलेक्ट करने के लिए। वो किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगे हेड बॉय के लिए, एक हेड गर्ल के लिए, वैसे ही कैप्टन के लिए और वाइस कैप्टन के लिए भी। और कंपलसरी ये है कि सबके वोट देना कंपलसरी है। अगर बच्चा किसी को वोट नहीं देता है तो वोट सबमिट नहीं होगा। पहले वोटिंग बैलेट पेपर से हो रही थी, हमारे खुद के बैलेट से सील थी, बच्चे सील लगा रहे थे, बैलेट बॉक्स में डाल रहे थे और काउंटिंग बाद में हो रही थी जो एक लंबी प्रोसेस थी। अब पूरी काउंटिंग भी सिस्टम से ऑटोमेटिकली होगी एंड हम डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट ऑन द सेम डे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में वोटिंग हो रही है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जिससे कि मुझे एक और बात की खुशी है कि यहाँ पर जैसे कि लोकतंत्र में अल्ट्रासाउंड के बाद हम वोटिंग कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के बाद करने वाले जो काम है वो अल्ट्रासाउंड के पहले ही करवा रहे हैं,
जो कि हम हमारी डेमोक्रेसी हमको कि हम हमारे हेड बॉय हेड गर्ल को चूज कर सकते हैं और हम चूज कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हमको ये है, और उसकी मदद से जिस प्रकार से लोकतंत्र में होता है सभी लोग जो उनकी सहमति रहती है उससे हम चूज करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम हमारी सहमति से हमारे कैंडिडेट्स को चूज कर पाते हैं। थैंक यू। मैं 7th में पढ़ता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस स्कूल में पहली बार सॉफ्टवेयर के थ्रू वोटिंग हो रही है। इससे पहले स्टैम्प और स्लिप में होती थी। हम लोग स्लिप में जिसको भी हमें वोट देना है हम उसमें स्टैम्प लगा देते थे। इस बार पहली बार हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक इलेक्ट्रिक थ्रू हमारी वोटिंग हो रही है। हेड बॉय के लिए 6 से 7 है और हेड गर्ल के लिए 4 है और बाकी सब वाइस कैप्टन और हाउस कैप्टन के है। उसमें 9th से लेकर 12th तक है और हेड बॉय हेड गर्ल के लिए 10th और 11th और 12th। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर मुकेश नायक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सक्रियता अचानक से नहीं बढ़ी, वो निरंतर सक्रिय हैं और कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। कमलनाथ और जीतू पटवारी को हम सभी लोग अपना सर्वोपरि नेता मानते हैं। उनकी सक्रियता से कांग्रेस पार्टी को पहले भी लागू हुआ है और उनके नेतृत्व में सरकार बनी और अभी भी उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस मजबूत होगी और जीतू पटवारी अभी भी चाहते हैं कि वो कमलनाथ सक्रिय हो और जिसका कांग्रेस पार्टी को फायदा मिले। साथ ही मध्य प्रदेश संगठन चुनाव पर भी बोलते हुए कहा कि बहुत ही जल्दी मध्य प्रदेश संगठन की घोषणा होगी। कमलनाथ जी की सक्रियता अचानक नहीं बढ़ी है, वो तो निरंतर सक्रिय है। कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं कमलनाथ जी और वरिष्ठ नेता हैं। और जीतू पटवारी जी, हम सब लोग उनको अपना सर्वोपरि नेता मानते हैं मध्य प्रदेश का। उनकी सक्रियता से कांग्रेस पार्टी को पहले भी लाभ हुआ है, उनके नेतृत्व में सरकार बनी है, अभी भी कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा। और जीतू पटवारी जी स्वयं चाहते हैं कि कमलनाथ जी सक्रिय हों और उनकी सक्रियता का कांग्रेस पार्टी को फायदा मिले। लेकिन 2023 के चुनाव के बाद जो है लगातार हाशिए पर आ रहा था वरिष्ठ नेता। आपको कैसे लगता है कि हाशिए पे आ गए थे? ये कौन परसेप्शन बना रहा है? ये सूचना प्रसारण विभाग के प्रश्न मत पूछो। दूसरा ये है कि जिलाध्यक्षों की घोषणा कब तक होने की संभावना है? जल्दी हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है और जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, राज्य के पर्यवेक्षक हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन सब ने दिल्ली में जाके संगठन मंत्री से बात कर ली है, वेणुगोपाल जी से। वहां पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो है कंपाइल हो रही है और 10 से 15 दिन में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने भिंड में पत्रकार के साथ हुई घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिले के एसपी द्वारा पत्रकार के साथ किया गया गलत व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं था। चौधरी ने भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाएं, इसके लिए कामना की। वहीं बाढ़ राहत के मुद्दे पर हरीश चौधरी ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी देर रात बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात करें। उन्होंने प्रशासन से कहा कि 8 दिन के भीतर पीड़ितों को जरूरी राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि अगर देर से मदद पहुंचेगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चौधरी ने कहा कि इस माह के भीतर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। स्लीपर सेल को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में इसकी कोई भी जगह नहीं है। राहुल गांधी पहले ही इसे खारिज कर चुके हैं। वहीं छिंदवाड़ा को लेकर हरीश चौधरी ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ वहां पर लगातार सक्रिय हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो बाढ़ के कारण हालात बने हुए हैं, उसका उन लोगों के बीच में गई, देर रात तक उन लोगों के बीच में रहे। जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, आज हम सब लोगों की मध्य प्रदेश में प्राथमिकता रहनी चाहिए कि उन पीड़ित लोगों को हम कैसे राहत पहुंचा सके। प्राकृतिक आपदा है, इस प्राकृतिक आपदा के अंदर जो सरकार की प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि पीड़ित को कैसे राहत पहुंचाए। वो राहत का जो प्रावधान है कि हमको उसका आर्थिक मदद करें, तो वो आर्थिक मदद अगर समय से होगी तो प्रभावशाली रहेगी। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है जो परिवार बाढ़ से ग्रसित हुए हुए हैं, जो व्यक्ति आज बाढ़ में हैं, तो उनके लिए आज जितना जल्दी हो सके ये प्राकृतिक आपदा के वक्त के अंदर हमको समय सीमा भी ध्यान रखना। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।